नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसका आज हम लोग सेकंड लेक्चर जो है वो लेने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। 8वां मॉडल पेपर है। क्वेश्चंस आप लोग को मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को मिले, लेकिन कई बार देखिए जैसी भी परिस्थिति है उसमें हम लोग को समायोजन करना चाहिए। हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसको एक अच्छे लेवल के साथ में लेके चल रहे हैं। ये क्वेश्चंस पहले आरएस के अंदर आ चुके हैं या किसी अच्छे एग्जाम में आ चुके हैं, उनको हम लोगों ने वहां से लिया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। आप लोगों के लिए कल जो है वो लास्ट डेट है वीडियो कोर्स की, जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के लिए। इसके बाद में ये 799 का कोर्स जो है इसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, एमसीक्यू सीरीज है, टेस्ट सीरीज है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तमाम जो चीजें हैं वो 799 के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लोग केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। इंग्लिश जो है वो अभी आप लोग, मैं तो कहता हूं खरीद के रख लीजिए, बाद में आप लोग की काम में आएगी। आप लोग जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम देंगे, आप लोग पटवार का एग्जाम देंगे, आप लोग आरएस मेंस का एग्जाम देंगे, इतने सारे एग्जाम देंगे। 199 के अंदर जबरदस्त कोर्स आप लोग को मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ में आप लोगों को फ्री जो है वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आरएसआर को नोट्स मैंने पिन कर दिए हैं, जीएफ एंड एआर के नोट्स जो है वो आपको जल्द ही अपडेट करते हुए मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग अपने क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट लेके चलते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को इंग्लिश में भी कई टर्म्स जो है वो देखने को जो है मिलती हैं, देख लेनी चाहिए, है ना। कई बार हिंदी में समझ में नहीं आता है, और खास तौर पर बोथ मीडियम इंग्लिश और हिंदी जो है वो दोनों को हम लोग साथ लेकर चलते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि देखिए हम लोग चाहते हैं कि लघु और कुटीर उद्योग जो है वो विकास करे, उनको हम लोग प्रोत्साहन दें। लेकिन क्यों दें? संपत्ति का विवरण समान करते हैं, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, कम लागत पर उत्पादन करते हैं, कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग इनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि भारत के अंदर बेरोजगारी की दर अधिक है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज्यादा है। ये हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करता है, अधिक रोजगार के अवसर जो है वो उत्पन्न करता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, लघु स्तरीय और कुटीर उद्योग का महत्व इस बात में है कि ये प्रति इकाई पूंजी निवेश पर अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं। कम पूंजी लगाइए लेकिन फिर भी उसके अंदर मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग श्रम गहन होते हैं। भारत जैसे विकासशील देश जहां श्रमाधिशेष है, यह महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत के अंदर लेबर बहुत है, भर भर के है। आप देखिए हर कोई व्यक्ति जो है वो लेबरियस है, लेकिन उसको लेबर करने का, उसको काम करने की जगह तो मिले। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तरीय, ये आरएस के अंदर 1994 में आ चुका है, याद रखिए। जूनियर अकाउंटेंट जैसे एग्जाम्स के अंदर कॉपी करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तरीय उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, हथकरघा। लघु स्तरीय हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली हमारे पास में क्या है? हमारे पास में सबसे जो है लघु स्तरीय उद्योग है। ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री वाला। देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग हथकरघा उद्योग है, जिसके अंतर्गत जो है मटमल, छींट, दरी, खादी आदि उद्यम सम्मिलित है। हथकरघा उद्योग असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथी हैंडलूम जनगणना 2019-20 के अनुसार हथकरघा में कुल जो है 35.23 लाख रोजगार जो है वो लगे हुए हैं। इतने लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें से 30.54 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और 4 यानी कि लगभग 5 लाख ही आप मान लीजिए इतने शहरी क्षेत्र के अंदर रोजगार जो है वो मिलते हैं। क्योंकि हथकरघा हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मैक्सिमम रूरल एरियाज में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं। क्योंकि हाथ का हुनर जिसके पास में होता है, आज देख लीजिए सिटी के अंदर जितनी भी महिलाएं होती हैं या जितने भी लोग हैं वो कोई हाथ का हुनर बहुत कम सीखते हैं, है ना। ट्रेडिशनल जितने भी तरीके हैं, टोकरी बनाना है ना, टोपी बनाना है, वस्त्र बनाना है, इंटरेस्ट नहीं लेते। फेसबुक, इंस्टाग्राम चाहिए उनको। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी जो है वो हैंडलूम इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्या है आखिरकार? क्या उनके पास में पूंजी का अभाव है? क्या विपणन जानकारी का अभाव है? विपणन मतलब मार्केटिंग, है ना। मार्केटिंग का क्या उनके पास में अभाव है? क्या कच्चे माल का अभाव है, या फिर उपरोक्त सभी? बोलिए, इजी क्वेश्चन है ना। इजी है, उपरोक्त सभी। क्यों? पूंजी का अभाव रहता है। हर व्यक्ति आज अपना उद्योग लगाना चाहता है, लेकिन भारत के अंदर उद्योग लगाने के लिए 29 डेज जो है
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 29 डेज जो है वो भारत के अंदर किसी बिजनेस को, स्टार्टअप को शुरू करने के लिए चाहिए, जबकि अमेरिका के अंदर यही 4 डेज है। कितना डिफरेंस हो गया, 4 दिन में बिजनेस खड़ा हो जाता है। हमारे यहां पर 29 दिन लग जाते हैं किसी फाइल को क्लियर होने के अंदर। उस समय वो व्यक्ति जो है हताश हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ठीक है, तो पूंजी का अभाव है, हमारे पास में कैपिटल कम है। विपणन मतलब मार्केटिंग कैसे करें, आखिरकार मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है, आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं मैक्सिमम कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं। जैसे आप अपने सामान को अमेजन पर बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हैं, और भी कई साइट्स हैं। आप शॉप लगा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, विज्ञापन दे सकते हैं। इस तरीके से कच्चे माल का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको चीनी की मिल लगानी है या फिर कोई भी छोटा उद्योग लगाना है, तो वो बेसिकली उन जगह पर पाया जाएगा जहां पर वो उत्पादित होता है। वहां से भी ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट काफी लग जाती है। तो बेसिकली कच्चा माल जो है उसकी कमी पड़ जाती है। ठीक है, देखिए वर्तमान में भारतीय लघु उद्योग के सम्मुख प्रमुख समस्याएं हैं। पूंजी का अभाव है, विपणन की समस्या है, कच्चे माल का अभाव है, आधारभूत संरचना की बाधा है, सीमा शुल्क की नीति है, विलंबित भुगतान है, रुग्णता की समस्या है, निम्न स्तरीय आंकड़ों की उपलब्धता है। अगर आपको हिंदी में थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, एट प्रेजेंट द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी है। ठीक है, मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग की कमी है, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास में कम है, कस्टम्स पॉलिसी जो है वो हमारी काफी ज्यादा जो है स्ट्रांग है, उसमें जो है क्या कहते हैं लिबर्टी जो है वो कम है, फिर है डिलेड पेमेंट है, लेट करते हैं, कल लेके जाना है ना, कह देते हैं। ठीक है, मॉर्बिडिटी प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी ऑफ लो लेवल डेटा, जानकारी नहीं होती है, सीधी सीधी बात है। नायक समिति का संबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नायक समिति का संबंध है किससे है, कुटीर उद्योग से, लघु उद्योग से, भारी उद्योग से, उपयुक्त सभी से। कुटीर, लघु, भारी उद्योग से, लघु उद्योग से था भाई। नायक समिति जो है वो लघु उद्योग से संबंधित रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिसंबर 1991 में लघु उद्योग के क्षेत्र की वित्त एवं रुग्णता संबंधी समस्याओं के, यानी कि रुग्णता मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, नायक समिति का गठन किया गया था, जिसने सितंबर 1992 में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन भी रिपोर्ट से ही है। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। मतलब वस्तुओं का आरक्षण क्या होता है, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को केवल मैं ही खरीद सकता हूं, मेरे पास में इतनी पूंजी है, तो वो वस्तु मेरे लिए ही आरक्षित रहेगी। जैसे मान लीजिए मुझे जो है माचिस उद्योग लगाना है, तो लाइसेंस होना जरूरी है ना, और उसके लिए कई शर्तें जो है आरोपित कर दी जाती हैं। तो ये बेसिकली कह रहा है कि वस्तु को आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश जो है वो बेसिकली किसने की थी, आबिद हुसैन समिति ने 1995 के अंदर बनी थी। और ये आईएएस प्रीलिम्स 2002 में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, देखिए जब आईएएस वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कॉपी हो सकता है, तो आईएएस वाला क्वेश्चन आरएस में क्यों नहीं कॉपी हो सकता, ये सोचने की बात है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा उस समय कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, यही हमारे पास में एक जवाब होता है। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है। लघु उद्योग की समस्याओं का अध्ययन कर उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय ने दिसंबर 1995 में डॉक्टर आबिद हुसैन की समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी सिफारिशें जनवरी 1997 में प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों में एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि लघु उद्योग के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। आगे देखिए, भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक जो है वो लगे हुए हैं। चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, किसमें लगे हुए हैं सबसे अधिक? लोहा एवं इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग के अंदर भी लगे हुए हैं, है ना। लगभग लगभग बराबर है यार इनका, ऑलमोस्ट जो था वो बराबर था। अधिकतम श्रमिक जो है कपड़ा उद्योग के अंदर भी बहुत सारे श्रमिक लगे हुए हैं। एक बार हम लोग देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। कपड़ा उद्योग होना चाहिए, बिल्कुल कपड़ा उद्योग ही है ना। देखिए अब कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़े संगठित और व्यापक उद्योगों में से एक और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है। 27 दिसंबर 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 2% तथा जीवीए, ठीक है, में कुल विनिर्माण का 11% योगदान था। इसके अतिरिक्त यह देश के लगभग 4.5 करोड़, है ना, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से इसके अकॉर्डिंग है, लोगों को प्रत्यक्ष, जबकि 6 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाया गया था। डेटा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग में से एक है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है, याद रखना। फिर देखिए 27 दिसंबर 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में देश के जीडीपी में योगदान 2% था, जीवीए में 11% था। ठीक है,
इसके अतिरिक्त यह देश में लगभग 4.5 जो लोग हैं, करोड़ लोग हैं, इनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कौन सा है? वैसे 2003 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, लेकिन हम लोग आज 2023 के अकॉर्डिंग करेंगे। आज वर्तमान में सबसे बड़ा उद्योग जो है, वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? आज भी जो है मुंबई ही है ना। 2003 में मुंबई था, आज भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में यह बताइएगा कि मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई के अंदर है। मुंबई को कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। अहमदाबाद भी सबसे बड़े वस्त्र उद्योग केंद्रों में से एक है। इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड बॉस्टन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो था वो राजस्थान एसआई के अंदर आया था। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, ये भी आया था उत्तर भारत का, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है, कुटीर उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, अभियांत्रिकी। कुटीर उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग, सीमेंट, आयरन और स्टील उद्योग जो है जिसका विकास, प्रथम उद्योग, ठीक है, यही था। आयरन और स्टील उद्योग जो है सबसे पहले विकास इसका हुआ था भारत में, सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का हुआ था। ठीक है, ओके, कुटीर उद्योग का हुआ था। ठीक है, कुटीर उद्योग कीजिए, इसको आप लोग करेक्ट कीजिए। कुटीर उद्योग का जो है वो क्या हुआ था, विकास हुआ था। सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का विकास हुआ था। भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण कुटीर स्तर पर ही किया जाता था। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? आधुनिक सभ्यता के लिए रसायन, लोहा व इस्पात, वस्त्र। हाँ, ये है आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आज हम लोग लोहे का, स्टील का यूज करते हैं, लोहा व इस्पात उद्योग, है ना। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लोहा व इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता की धुरी अथवा मूलभूत उद्योग है, जबकि पेट्रो रसायन उद्योग विकास का उद्योग है। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है, बोलो इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए आज तो मैं कर देता हूं, कल आप लोग के लिए क्वेश्चन दूंगा। सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा, अखबारी कागज। नेपा नगर किसके लिए है? अखबारी कागज के लिए है। तो बड़े आकार का कागज अर्थात अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत में नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल्स नेपा नगर में किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ में किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। आरएस बाबा एप्लीकेशन जो है आप लोग जरूर डाउनलोड करना। और कल जो है लास्ट डेट है, 799 में आप लोग वीडियो कोर्स ले सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के लिए। अभी हम लोग उस पर बिजनेस मेथड्स को पढ़ रहे हैं। बीएम जो है इसको पढ़ा जा रहा है, बिजनेस मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कुछ एक टॉपिक जो है वो आपको करवाने हैं करंट अफेयर से अपडेट करके। जैसे इंडियन इकोनॉमी में मैंने कुछ टॉपिक छोड़े हैं, उसको मेरे को करंट अफेयर से अपडेट करा के फिर कराऊंगा मैं। 2 या 3 टॉपिक हैं। और उसके बाद में आरएसआर आपका हो चुका है, जीएफ एंड एआर जो है, ठीक है, और फिर अभी बीएम चल रहा है। ओके, टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से ले सकते हैं 99 रुपीज के अंदर, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। इंग्लिश का कोर्स अभी आप लोग, मैं अभी भी कह रहा हूं, खरीद के रख लीजिए, काम आएगा। 12 महीने की वैलिडिटी है, 7 जुलाई लास्ट डेट है। 199 के अंदर वीडियो कोर्स तो मिलेगा ही, साथ में इंग्लिश की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर जो है वो भी मिल जाएंगे। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स जो है ना जूनियर अकाउंटेंट के, वो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। एक इंफॉर्मेशन और है आप लोगों के लिए, जो भी आरएस की प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 20 जुलाई तक के लिए डिस्काउंट है। 20 जुलाई तक के लिए। उसके बाद में जैसे ही आरएस का बैच शुरू हो जाएगा 20 जुलाई से लाइव क्लास लगेगी ऐप के ऊपर, और फिर उसके बाद में उसकी प्राइस जो है वो 2499 हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही है 1499 के अंदर, आप लोग ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अब इसके साथ में मिल रहेगी। तो 20 जुलाई तक की ऑफर है, बैच शुरू होने के बाद इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे जरूर बताइएगा कि सेशन आप लोग कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।